मित्रों, सचमुच बड़े आनंद का क्षण है। हमारे बीच प्रख्यात चर्चित सुपर सिने स्टार अजय देवगन जी हैं और ये सुखद इसलिए कह रहा हूँ कि जो शीर्षक है इस पुस्तक का, रिश्ते, वो निभाना अजय जी खूब जानते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दीपशिखा जी से आग्रह करता हूँ, संजय जी की पत्नी हैं, वे आए और अजय देवगन जी को कुछ देकर उनका स्वागत आज के हमारे समारोह के केंद्र बिंदु लेखक श्री संजय सिन्हा का स्वागत करने के लिए मैं प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष कुमार जी से आग्रह करता हूँ। संजय सिन्हा जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाठक हैं, ब्लॉग राइटर हैं, फेसबुक पर नियमित लिखते हैं, घुमक्कड़ हैं। जो चीज़ें इनके लिए वो कम है। और ये जो पुस्तक रिश्ते हैं, सचमुच इसमें इन्होंने जो जिया है वही लिखा है। तो इसलिए इस पुस्तक का विशेष महत्व है कि ये आज छिड़ते संबंधों को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जो लेख के परिचय है वो छोड़ देते हैं तो बहुत ही पीछे छूट गया। सबको साथ लेकर चलना, सबके प्रति एक मन में सम्मान होना और उतना ही दूसरों का इनके प्रति सम्मान होना एक बड़ी बात है, जो आज के युग में बड़ी दुर्लभ की चीज़ दिखती है। मैं संजय जी से आग्रह करता हूँ वे अपनी इस लेख की यात्रा के बारे में कुछ करें। धन्यवाद प्रभात जी। इस पुस्तक के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये कहानी नहीं है, ये रिश्तों का एक फलसफा है, जिसे मैं कहता हूं कि मैन इज गाइडेड बाय इमोशंस नॉट बाय रीजन। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चला करती हैं। जब यहाँ इस बुक स्टोर में इस पुस्तक को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई तो मेरे मन में पहला ही ख्याल आया श्री अजय देवगन जी का। अजय देवगन जी से मैं कई बार मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक वजह है कि मैंने अजय देवगन जी का ही चयन क्यों किया इसके लिए। 1991 में इनकी एक फिल्म आई थी, जो पहली फिल्म थी फूल और कांटे। आप लोगों ने वो फिल्म, बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी, सभी लोगों ने देखी होगी। तब मैं पढ़ाई करता था और एक पिता और पुत्र का जो संबंध था, उस फिल्म को देखकर आप लोगों को हो सकता है उसके गाने अच्छे लगे हों, उसका स्टंट अच्छा लगा हो, उसमें एक्शन अच्छा लगा हो, लेकिन अजय देवगन की आंखों में जो रिश्तों की जो कसक होती है वो फूल और कांटे में मैंने महसूस किया था। फिर इनकी दूसरी फिल्म 1996 में आई जख्म। जिन लोगों ने भी जख्म देखी है वो जानते होंगे कि अजय देवगन से ज्यादा बेहतर रिश्तों को जीने वाला बॉलीवुड में कोई नहीं है। आप लोग इन्हें एक्शन मैन के रूप में जानते हैं, इनकी सिंघम देखी आपने इनकी तमाम फिल्में देखी, कॉमेडी देखी, लेकिन मैं एज ए पत्रकार, एक जर्नलिस्ट होने के नाते इस बात को जानता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस ऊंचाई पर रहकर भी रिश्तों को निभाना जानते हैं। अजय देवगन उनमें से एक हैं और आज अपने बहुत कीमती वक्त से वो यहाँ आए हैं, हमारे सामने बैठे हैं। तो ये इसी रिश्ते की बुनियाद है जो उन्हें यहाँ खींच कर लाई है संजय सिन्हा किताब के लिए। आज मेरा कहने का दिन नहीं है, मैं अजय देवगन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कुछ कहें रिश्तों के विषय में। अजय जी को इंट्रोड्यूस करना है मुझे भी। पहले हम इस पुस्तक के जिसके लिए निमित्त हमारे एकत्र हुए हैं, पहले वो कार्य हो जाए। मैं आग्रह करता हूँ कि वे रिश्ते पुस्तक प्रोड्यूस करें आप सबके बीच में। धन्यवाद अजय जी। Gracias.
सोचिए कि मैं यहाँ आया और इतने पुराने उसकी जो दुकान है उसमें आया हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ज़्यादा कंप्यूटर्स और इस पर चले गए हैं, तो जो बुक्स का जो कीमत है वो लोग भूलते जा रहे हैं। जो और मेरे घर में भी आई थिंक चाहे वो काजल हो या मेरी बेटी हो, इतनी किताबें पढ़ती हैं, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हमारी आई थिंक लाइफ का बेस है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर और दिस स्टोर व्हिच इज सो ओल्ड, और ये जो किताबें जो आगे चलती जा रही हैं आपकी वजह से, और अभी संजय जी ने लॉन्च की, जिसका विषय मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा लाइफ में यही विश्वास किया है कि रिश्ते ही हैं जो आपके साथ रह जाते हैं, बाकी सब ऊंचाइयाँ ये सब पैसा ये सब रहे, लेकिन आदमी आखिर में रिश्तों के साथ ही रहता है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उनके साथ किस्सा हुआ था। उनके भाई थे बड़े, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, तो और ये जो मेरे दोस्त हैं ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने एक दिन दोनों का कंसल्टेशन हुआ, कुछ पैसे की जरूरत थी, तो ये अपने भाई के पास गए कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो आगे से भाई चिल्लाए, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा, मैं इतना पैसा बना रहा था, तू क्या कर रहा था? तो उन्होंने मुड़ के जवाब दिया कि मैं रिश्ते बना रहा हूँ और मैं दोस्त बना रहा हूँ। और आज वो आदमी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा मुझसे है, लेकिन वो इतना खुश है अपनी जगह पे, क्योंकि उसके जो रिश्ते हैं, और आज प्रैक्टिकली वो इंसान रिटायरमेंट के पास है, लेकिन अपने रिश्तों की वजह से उनके पास इतना काम है और इतनी खुशी है जो मुझे नहीं लगता किसी के पास होती। तो मुझे लगता है कि रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और रिश्तों से हम शुरू करते हैं ज़िंदगी, या रिश्तों की वजह से हम पैदा होते हैं, और रिश्तों के साथ ही हम मर जाते हैं। और हम मरना और जाना भी नहीं चाहते, इस वजह से नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, इस वजह से कि हमारे रिश्ते न टूटे। मैंने हमेशा कोशिश की है, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा रिश्तों की अहमियत बताई, और इसलिए आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि लोग मुझसे मुड़ के पूछते हैं कि आज के ज़माने में भी आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो। मुझे लगता है कि जब उन्होंने आपको पाला है तो जिंदगी भर आपको उनके साथ रहना है, और यही आपके बच्चे सीखेंगे, और ये मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। और आज वो भी जो रिस्पेक्ट हम अपने पेरेंट्स को देते हैं वो भी हमको देते हैं। तो ये तो हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हमको उनको दिखाना पड़ेगा कि रिश्ते क्या होते हैं। संजय जी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना पुराना एक्सपीरियंस है, और मेरा इंटरेक्शन संजय जी के साथ भी काफ़ी साल हो गए हम इंटरेक्ट करते आ रहे हैं। तो आई थिंक जो इन्होंने विषय पकड़ा है वही सबसे पहले अपने आप में एक जवाब दे देता है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ, और ये इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने जो छोटे छोटे किस्से लिखे हैं। आई थिंक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े क्योंकि मुझे कल ही किताब मिली है, तो 2-4 पढ़े हैं, देखते हैं फैबुलस। सो आई जस्ट विश संजय जी ऑल द बेस्ट। मैं एक छोटा सा अध्याय पढ़ लेता हूँ। बात बहुत पुरानी है, 8-10 साल पहले की है। मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दिनों इंटरनेट पर फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था, और खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने और जमा करवाने का काम करवाते थे। मेरे मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी, लेकिन दलालों के दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। हम पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म भर लिया। इस चक्कर लगे घंटे निकल चुके थे, और अब हमें किसी तरह पासपोर्ट की फीस जमा करानी थी। हम लाइन में खड़े थे। जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो गया, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, कहा आज पूरा दिन हमने खर्च किया है, बस केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा आपने पूरा दिन खर्च कर दिया, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार से कहो ज़्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। मैंने बहुत अनुरोध किया पर वो नहीं माना। उसने कहा 2 बजे तक का समय था, 2 बज गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ रहा था वो सुबह से दलालों का काम कर रहा था। जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने शुरू कर दिए हैं। हम भी अड़े हुए थे कि हम अपने पद का इस्तेमाल किए बिना और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देकर रहेंगे। मैं ये भी समझ गया था कि अगर
कल मैं आया तो कल का भी हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी को वहां पहुंचने नहीं देते। खैर मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ, उसने कहा चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका, कहा एक कोशिश और करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था, मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो उसी दफ्तर तीसरी और चौथी मंजिल पर एक कैंट गया और वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला, धीरे धीरे खाना खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा, पूरा सा मुंह बनाया। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, घर से रोज खाना लाते हो? उसने अनमने ढंग से कहा, हाँ रोज घर से लाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए लोगों से मिलते होगे। वो पता नहीं क्या समझा, कहने लगा हाँ मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ, कई IAS IPS विधायक, न जाने कौन कौन मेरे सामने आते हैं, मेरी कुर्सी के सामने इंतजार करते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा, उसके चेहरे पर उस वक्त एक अहम का भाव था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूँ? वो समझ नहीं पाया क्या कह रहा हूँ। उसने हाँ में बस सिर हिला दिया। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। वो चुप रहा। मैंने उसे फिर कुरेदा। मैंने कहा तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? वो चौंका। उसने मुझे मेरी ओर देखकर पूछा, इज्जत मतलब? मैंने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से रोज डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे कहा, ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने कहा जो काम तुम्हें दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कोई 2 बजे तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा वो आदमी, तो तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहो ज्यादा लोगों को बहाल करे। मान लो मैं सरकार से कहकर ज्यादा लोगों को बहाल करवा दूं तो तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी? हो सकता है तुमसे ये काम ही ले लिया जाए। फिर तुम कैसे IAS IPS और विधायकों से मिलोगे? भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन तुम अपना दुर्भाग्य देखो कि तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, मैं तो कल चलाऊंगा, परसों चलाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा काम आज नहीं हो तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे, कोई और बाबू करेगा। पर तुम्हारे पास मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम चूक गए। वो खाना छोड़कर मेरी बातें सुन रहा था। मैंने कहा पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसे का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो है नहीं, ये मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता, यहाँ भी भूख लगी तुम्हारे साथ खाना खाने चला आया। अरे अकेले खाना भी कोई जिंदगी है? मेरी बात सुनकर वो रुमासा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा कर मायके चली गई है, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते हैं, माँ है वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटियां बनाकर देती है, मैं तनहा खाना खाता हूँ, रात में घर जाने का मन ही नहीं करता, समझ में नहीं आता गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा कि लोगों से खुद को जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो मैं अपने दोस्त का पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मेरे पास दोस्त है तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा, उसने मुझसे कहा मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा कराऊंगा। मैं नीचे गया, उसने फॉर्म जमा करा लिया, फीस दे ली, हफ्ते भर बाद पासपोर्ट बन गया। बाबू ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और चला आया। कल दिवाली पर मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, मैंने करीब सारे नंबर उठाए, सबको हैप्पी दिवाली बोला। उसी में एक नंबर था, रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। मैं एकदम से पहचान नहीं सका। उसने कहा साहब कई साल पहले आप हमारे पास आए थे अपने दोस्त के पासपोर्ट को बनवाने के लिए, आपने मेरी एक रोटी भी उठाकर खाई थी, आपने कहा था पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया, मैंने कहा हाँ चौधरी साहब कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा साहब उस दिन आप चले गए, मैं फिर बहुत देर सोचता रहा, मुझे लगा सचमुच पैसे बहुत सारे लोग दे जाते हैं लेकिन साथ खाना का कोई नहीं मिलता, सब अपने आप में व्यस्त है। मैं साहब अगले दिन ही अपनी पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया, वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसके प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा अपने हाथ से खिलाओगी? वो हैरान थी, वो रोने लगी, वो मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ रहे। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन नहीं किया है, अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है, आपको उसमें आना है, अपना पता भेज दीजिएगा, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि पासपोर्ट अक्सर में रिश्ते कमाने कहाँ से सीखे। मैंने पूरी कहानी बताई। आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में सबसे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है।
आपको जानते हैं, बहुत दिनों से फोन करने की सोच की हिम्मत नहीं होती। आज दिवाली का मौका निकाल कर फोन कर रहा हूँ। शादी में आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है, रिश्ता जोड़ा है, मुझे खा पाएंगे। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी जिंदगी में भी पैसों पर रिश्ता भारी पड़ जाएगा। लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चला करती हैं। यह कोई सत्य घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ अक्षरशः सत्य है और ऐसा ही हुआ था। वो आदमी आज भी पासपोर्ट कार्यालय में है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। तो मेरे सारे अनुभव इसी तरह के हैं जो सत्य से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसे फिल्मी कलाकारों पर है, अजय देवगन जी पर है, अमिताभ बच्चन जी पर है। सबके साथ जो मेरे रिश्ते रहे हैं उनको मैंने इसमें उद्धृत करने की कोशिश की है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। मैं अजय देवगन जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यस्त होने के बावजूद वे यहाँ आए। उनकी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। वो सुपर डुपर हिट हो और उनके भविष्य में और अच्छी फिल्में हमको देखने को मिले। यही कामनाओं के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सबका भी यहाँ आने के लिए हार्दिक धन्यवाद।